वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा। मैं जयशंकर झा आप सबों के लिए अकाउंटेंसी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें भाग 1 के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें जिक्र किया गया था। और इस वीडियो में मैं भाग 2 लेकर आया हूं, जो कि कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण इनमें किया गया है। तो यह सभी प्रश्न आप लोगों के लिए 12 फरवरी को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी वीडियो को सभी क्वेश्चनों को देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही करने से कोई रोक नहीं सकता है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको किसी 50 का उत्तर देना होगा। तो आप अगर थोड़ा भी सतर्कता और सावधानी बरत कर अगर एग्ज़ाम देते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगा। बहुत बच्चा क्या करते हैं तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर वो दे देते हैं और गलत कर देते हैं, और आसान क्वेश्चन को वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और पेशेंस के साथ क्वेश्चन को, अगर पहला ही 10 क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता या कठिन है तो छोड़ देंगे, क्योंकि 10 लगातार 1 से 10 तक अगर छोड़ेंगे फिर भी हमारे पास 90 क्वेश्चन बचेगा आंसर देने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है जो कोई भी क्वेश्चन का चुनाव कर लेंगे जो हमें आता नहीं है या कन्फ्यूजन है तो गलत कर देंगे। तो एक बार अगर गलत फिल कर दिए तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो इसीलिए थोड़ा सतर्कता अगर बरतेंगे तो 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल सही होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा और 50 ऑब्जेक्टिव होंगे। पार्ट ए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 60 मार्क्स का आएगा टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, और पार्ट बी से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप पार्ट ए पे भी अगर पूरा कमांड किए हुए हैं तो वहाँ से भी आप 100 प्रश्न 100 नंबर के प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, और कुछ पार्ट बी से भी अगर आप बना लेंगे तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। और पार्ट बी में थोड़ा अधिक फोकस करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा पार्ट ए की अपेक्षा कठिन नहीं होता है, पार्ट ए की अपेक्षा थोड़ा कठिन आता है पार्ट बी से। तो अगर पार्ट बी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी महसूस होने लगता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्कता बरतिएगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में कोई गलती ना हो, इस चीज़ को खासे ध्यान रखिएगा। बाद बाकी एग्जामिनेशन तो थोड़ा सतर्कता अगर बरतते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आप यह दोनों वीडियो, इससे पिछला जो वीडियो अपलोड किया हूँ मैं वो और ये अगर देख लेते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो परेशानी होगा ही नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और जो अदर पार्ट बी में से पूछेगा 50 मार्क्स के, जो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसमें भी अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होगा तो जोड़ जोड़ करके आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप बनेगा तो थ्योरी लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। दोनों क्वेश्चन का वैल्यू सेम ही होता है, चाहे वो थ्योरी लिखें आप या प्रैक्टिकल बनाएं, मार्क्स सेम ही मिलता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात ज़्यादा है नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को समझना। बहुत सारे बच्चे गलत इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन उनसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में उन्हें क्या बताना है, वो यही नहीं समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा पिक कर लेते हैं जो क्वेश्चन के बारे में उन्हें कम जानकारी है या नहीं के बराबर में ही। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। और खास करके अभी के जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है उसमें तो और हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं छात्र के पास। तो उस सभी ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनना भी एक बड़ा कौशल है। तो सभी बातों को ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल जाए। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा 5 बजे शाम में, तो मैं आधा 1 घंटा के अंदर जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएगा अवेलेबल हो जाएगा, मैं
आप लोगों के लिए सही आंसर की भी दे दूंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आंसर की में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाके फिर से पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। वैसे बहुत कम, नहीं के बराबर में ही त्रुटि आंसर की में होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए भाग बी, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है कंपनी सामान्य परिचय। तो पहला प्रश्न है कंपनी होते हैं, तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कंपनी का निर्माण जो होता है ना वो विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, इसीलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है, तो विधान के द्वारा। तीसरा प्रश्न है निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। चौथा प्रश्न है कंपनी की विशेषता होती है, तो कंपनी की विशेषता होती है कृत्रिम व्यक्ति, पृथक वैधानिक अस्तित्व, विधान द्वारा निर्मित और सीमित दायित्व। कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, और साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साझेदार के दायित्व होते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असीमित, और कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व होता है सीमित। अगला पांचवा प्रश्न है अधिकृत पूंजी को कहा जाता है, तो अधिकृत पूंजी को नाममात्र पूंजी, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है, और ऑथराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी हुआ ही, यह कंपनी की सबसे अधिकतम पूंजी होती है। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले थे, आने वाले थे, उसका डिस्कशन हो गया है। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर अंश पूंजी के लिए लेखांकन। इसका पहला प्रश्न है समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। दूसरा प्रश्न है कंपनी निर्गमन कर सकती है, तो कंपनी समता एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों निर्गमन कर सकती है। तीसरा प्रश्न है कंपनी किसको निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, कंपनी किसको निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, कंपनी के द्वारा किसे निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वाधिकार अंशधारियों को। चौथा प्रश्न है पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं संचित पूंजी। संचित पूंजी को कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, उससे पहले नहीं मांगा जाता है। तो पांचवा प्रश्न है लाभांश समानता दिया जाता है, तो लाभांश दिया जाता है चुकता पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पे। छठा प्रश्न है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है, तो दायित्वों की कुल राशि में शामिल होता है चुकता पूंजी। सातवां प्रश्न है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, तो धारा 53 के अनुसार कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। आठवां प्रश्न है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करता है, प्रीमियम पर निर्गमन कर सकते हैं, प्रीमियम पर निर्गमन कर सकता है। 52 पे और 53 पे कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है अंश आवंटन खाता, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दोनों पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता है। 10वां प्रश्न है अंशों का अधिमूल्य यानी कि प्रीमियम पर निर्गमन, एक अंशों का अधिमूल्य या प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है, तो पूंजीगत लाभ। 11वां प्रश्न है प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया, तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस संचय तथा अधिक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। 12वां प्रश्न है अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो विद्यमान अंशधारियों को, अधिकार अंश विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। 13वां प्रश्न है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर हो सकता है, तो 12%। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर हो सकता है 12%। 14वां प्रश्न है टेबल एफ के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज दर 10%, टेबल एफ के अनुसार कॉल्स इन एरियर पर 10% की दर से ब्याज या जो संचालक के द्वारा तय किया जाए, 10% या इससे कम जो संचालक के द्वारा तय किया जाए, लेकिन टेबल एफ के अनुसार अगर पूछेगा तो 10% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी को मिलता है लाभांश और ऋण पदधारी को मिलता है ब्याज। ध्यान रखिएगा अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश और ऋण पदधारी प्राप्त करते हैं ब्याज। तीसरा चैप्टर है अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन, तो इसका पहला प्रश्न है
जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब अंशों को जब्त किया जाता है और जब्त करने के बाद फिर उन्हीं अंशों को फिर से बेचा जाता है तो उसे पुनः निर्गमन कहते हैं। हरण और पुनः निर्गमन में जो हरण खाते का शेष बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूंजी संचय खाता में। दूसरा प्रश्न है, अंशों का हरण किया जा सकता है। तो अंशों का हरण किया जा सकता है मांग राशि के भुगतान न करने पर। जब किसी अंशधारी के द्वारा किसी मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी के संचालक के द्वारा उनके अंशों को हरण कर लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, अंश हरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। तो संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। चौथा प्रश्न है, अंशों के परिणाम स्वरूप घट जाती है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप होगा तो चुकता पूंजी घट जाती है। पांचवा प्रश्न है, अंशों के हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो हरण किए गए अंशों को जब पुनः निर्गमन किया जाता है फिर से उन्हें बेचा जाता है तो छूट को डेबिट किया जाता है, तो अंश हरण खाते में डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसका पहला प्रश्न है, ऋण पत्र धारी होते हैं तो ऋण पत्र धारी कंपनी के लेनदार होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती पूंजीगत हानि होता है। तीसरा प्रश्न है, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो ऋण पत्र उचंती खाता इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र है, ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र है। पांचवा प्रश्न है, ऋण पत्र धारी प्राप्त करते हैं तो ऋण पत्र धारी को ब्याज मिलता है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है निश्चित। सातवां प्रश्न, ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत ऋण पत्र को दिखाया जाता है। आठवां प्रश्न, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है तो पूंजीगत लाभ, प्रीमियम पर ऋण पत्र का निर्गमन पूंजीगत लाभ होता है। अगला प्रश्न, ऋण पत्र का प्रतिफल है तो ऋण पत्र का प्रतिफल ब्याज होता है। आइए देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। तो अगला चैप्टर है ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहला प्रश्न, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है तो सामान्य संचय खाता में, जनरल रिजर्व अकाउंट में। दूसरा प्रश्न, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है लाभ हानि खाता से, सामान्य संचय से और सिंकिंग फंड खाता से। चौथा प्रश्न, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है तो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट। पांचवा प्रश्न, सिंकिंग फंड विनियोग के विक्रय पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है तो सिंकिंग फंड विनियोग के विक्रय पर लाभ को सिंकिंग फंड खाते में हस्तांतरित किया जाता है। छठा प्रश्न है, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा तो पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। तो 25%। ऋण पत्र के शोधन करने से पहले 25% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट में ट्रांसफर करना ही होगा। आठवां प्रश्न, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से लाभ है तो पूंजीगत लाभ। अगला चैप्टर है कंपनी का वित्तीय विवरण। तो पहला प्रश्न है, कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है तो कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग होता है व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, PL अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। दूसरा प्रश्न है, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचय एवं अधिक। तीसरा प्रश्न है, चालू संपत्ति है तो चालू संपत्ति में रोकड़, स्टॉक, डेटर, प्राप्य विपत्र, पूर्वदत्त व्यय इन सब को शामिल किया जाता है। करंट एसेट इज इक्वल टू, करंट एसेट होता है कैश, स्टॉक, डेटर, BR, प्रीपेड एक्सपेंस। और इसमें से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दें तो जो एसेट बचता है उसको बोलते हैं तरल संपत्ति। तरल संपत्ति वह संपत्ति होता है जो या तो कैश ही है या कैश के
रूप में कहीं रखा हुआ है, जिसे 3 महीने के अंदर में कैश में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। और चालू संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसे 12 महीना के अंदर में कैश में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है, लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष दर्शाया जाएगा। तो संचय एवं अधिशेष के अंतर्गत ऋणात्मक रूप में लाभ हानि का जो डेबिट शेष होता है वो लॉस होता है। इस लॉस को रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत निगेटिव बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वित्तीय विवरण होते हैं। तो वित्तीय विवरण अभिलेखित तथ्य होते हैं। अगला चैप्टर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो इसका पहला प्रश्न है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गत किया जाता है। तो कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए निर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशधारकों के लिए। कंपनी अपना वार्षिक रिपोर्ट अपने अंशधारियों के लिए निर्गत करता है। दूसरा प्रश्न है, चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। तो दी गई विशेष अवधि की, मतलब जिस तिथि को बैलेंस शीट बनाया जाता है उस तिथि को फर्म की वित्तीय स्थिति को बताता है बैलेंस शीट। अगला प्रश्न है, लाभ हानि विवरण को कहा जाता है। तो लाभ हानि विवरण को आय विवरण भी कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट। चौथा प्रश्न है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का है। तो वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। अगला चैप्टर है वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण यानी तुलनात्मक विवरण। इसका पहला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। तो वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना। दूसरा प्रश्न है, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। तो क्षैतिज विश्लेषण को गतिशील विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, शीर्ष या उदग्र विश्लेषण को जाना जाता है। तो स्थैतिक विश्लेषण के रूप में। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विवरणों को जाना जाता है। तो तुलनात्मक विवरणों को क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन है। तो वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन में क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण को शामिल किया जाता है। 9th चैप्टर है समान आकार के विवरण। इसका पहला प्रश्न है, समरूप विवरणों को जाना जाता है। तो समरूप विवरणों को लंबवत या शीर्ष विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, समान आकार के आय विवरण का समान आधार होता है। तो संचालन से आय इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीसरा प्रश्न है, समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है? तो 100 के। समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? तो 100 के बराबर। अगला प्रश्न है, समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? तो 100 के बराबर। 10वां चैप्टर है लेखांकन अनुपात। 10वां चैप्टर है लेखांकन अनुपात। तो लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो। पहला प्रश्न है, इसका संचालन अनुपात है। तो संचालन अनुपात लाभप्रदता अनुपात है। दूसरा प्रश्न है, स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। तो स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है निष्पादन अनुपात। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। आदर्श तरल अनुपात 1:1 होता है। चालू अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेस्ट बट्टा करंट लायबिलिटी। करंट एसेस्ट में करंट लायबिलिटी से भाग दे देंगे तो चालू अनुपात निकल जाएगा, और लिक्विड एसेस्ट में करंट लायबिलिटी से भाग दे देंगे तो लिक्विड रेशियो निकल जाता है। 11वां चैप्टर है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो AS3 रिवाइज्ड, AS3। दूसरा प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। तो लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, रोकड़ प्रवाह उपार्जन के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण लाभ हानि विवरण से, अतिरिक्त सूचनाओं से और आर्थिक डेटा से, इन तीनों चीजों से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो रोकड़ प्रवाह विवरणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परिचालन क्रियाकलाप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है निवेश क्रियाकलाप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा है वित्तीय क्रियाकलाप, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को 3 क्रियाकलापों में बांटा गया है। 5वां प्रश्न है, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है।
तो रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक पत्र और विपणन योग्य प्रतिभूतियां। छठा और अंतिम प्रश्न है नगद बिक्री है, तो नगद बिक्री परिचालन क्रिया होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। तो ये रहा पार्ट बी से महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देख लें, और अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा भी परेशानी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि दोबारा देखने में मदद मिले। और एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सभी क्वेश्चन को देख लें और एग्ज़ाम के समय थोड़ा सावधानी बरतें, उसी क्वेश्चन का चुनाव करें जो आपको कन्फर्म आता होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर पता होता है। तो कोई कठिन प्रश्न आप बना देते हैं, उसका आंसर गलत हो जाता है, कोई आसान सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाद में जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और मार्क्स भी कम आता है। इसलिए एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है ताकि ऐसा परेशानी कुछ आप लोगों को ना हो। और ध्यान से दीजिएगा, फाइनल एग्ज़ाम है आपका लास्ट 12 फरवरी को अकाउंटेंसी का, और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी वही होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और अगर मेरा यह चैनल या वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दें ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो ठीक है, धन्यवाद।